हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 सेकेंड पाली है ना, दूसरे पाली में सेकेंड टर्म में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, है ना, वो भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो देख लेंगे, ये 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों क्या है। अच्छा हाँ, संपूर्ण अभ्यास में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 10 साइंस के विज्ञान का सेट 1, जो कि 2022 के प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है वो सेकेंड पाली के हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, ये केमिस्ट्री नहीं है, ये क्लास 10 है, ये क्लास 10 है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग लास्ट में क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कह रहा है कि कौन ईंधन है, इसमें से कौन ईंधन है। तो ईंधन उसको कहते हैं दोस्तों जिसको जलाने के बाद, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने के बाद या जलाने के बाद, है ना, उससे कुछ ना कुछ मात्रा में ऊष्मा निकले जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन अगर देखेंगे आप लोग तो ऑप्शन में क्या मिलेगा। सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, लकड़ी, इनमें से सभी। तो हम लोग सीएनजी गैस का इस्तेमाल खाना बनाने में करते हैं, सॉरी गाड़ी चलाने में करते हैं। एलपीजी का हम लोग खाना बनाने में करते हैं। और लकड़ी का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में फिलहाल या कहीं भी आग जलाने में करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारे ईंधन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब हम लोग ईंधन देखें। अब है कि जीवाश्म ईंधन कौन है, जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है दोस्तों, जो जीवों और पादपों के, जो जंतुओं और पादपों के शरीर से बना, यानी जीवों के शरीर से बना हो और ये बनने में बहुत साल लगे हो। ठीक है, वर्षों का समय लगा हो बनने में। गर्मी, जमीन के अंदर के गर्मी के ताप दाब को सह करके ये बना हो, उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसमें हमारा पेट्रोलियम भी सही है, होगा, कोयला भी होगा, यानी ए और बी दोनों हमारे आंसर होंगे, यानी सी नंबर आंसर हमारा होगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों। तो अमोनियम क्लोराइड का अगर सूत्र देखा जाए, अमोनिया क्लोराइड नहीं दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। इसको जैसे ही हम लोग जल में डालेंगे ये टूट जाएगा, NH4 प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, Cl माइनस में टूट जाएगा। अब चूंकि NH4 प्लस जो है ये दो टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, एक है NH3 और जल में डालने के बाद ये H प्लस अलग हो जाएगा। तो जल में हम लोग को क्या मिलेगा, H प्लस। अब H प्लस मिलने का मतलब है कि जो हमारा लवण होगा वो होगा अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। तो ये जो होगा हमारा आंसर वो होगा अम्लीय। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 1 मिनट रुक जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या होगी, सहसंयोजक बंधनों की संख्या क्या होगी। तो इसका संरचना हम लोग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग का पता चलेगा। तो कार्बन कार्बन, उसके बाद बाकी हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक यहाँ भी और एक यहाँ भी, ये 6 हाइड्रोजन हो गए। अब इसमें हम लोग सहसंयोजक बंधन की संख्या हम लोग गिनते हैं। तो पहला सहसंयोजक बंधन यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है ना। हम लोग का जब पैर हाथ टूट जाता है तो उस समय हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे हाथों में या पैरों में जहाँ पे टूटा हुआ है हड्डी, उसके चारों ओर उजले रंग का पूरा एक चादर जैसा मोटा एकदम पट्टी बांध दिया जाता है। तो क्या होता है, वो होता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखेंगे तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और साथ में हाफ H2O, साथ में क्या मिलेगा, हाफ H2O। इसको हम लोग बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किस pH मान वाले विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो हाँ, pH मान की अगर बात माने तो pH मान की बात माने तो pH मान 7 वाला जो होता है वो उदासीन होता है। ठीक है, और 0 से लेकर 1 तक वाला हमारा अम्लीय होता है और इधर हमारा 14 तक क्षारीय होता है।
तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अम्लता बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ेगी। तो सबसे अधिक अम्लीय यानी सबसे कम नंबर की तरफ, तो सबसे कम नंबर हमारा 1 हो जाएगा, यानी 1, ए नंबर आंसर। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथाइन कहने का मतलब है दोस्तों आयन, लास्ट में क्या आ रहा है? आयन आ रहा है। और आयन वाले का जो संरचना होता है वो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन का होता है, ट्रिपल बंधन का। सिंगल बंधन में एन होता है, ठीक है, डबल बंधन में इन होता है, और ट्रिपल बंधन में आयन होता है। ट्रिपल बंधन में क्या होता है? आयन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, तीसरा नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट, क्यूप्राइट नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉपर से संबंधित है। क्यूप्राइट का सूत्र होता है Cu2O, ये क्यूप्राइट का सूत्र है। तो ये किसका अयस्क होगा? ये कॉपर का अयस्क होगा। अब बात हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत, रासायनिक दूत कहने का मतलब है रासायनिक सूचनाओं को ढोने वाला। कौन है यहाँ पे? तो रासायनिक सूचनाओं को ढोने वाला हमारा हार्मोन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो रेजिन भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ है, टेनिन भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ ही है। तो कौन नहीं है इसमें से? कौन है? तो सभी है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत है, होना चाहिए था इनमें से सभी, ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? कोष्ठ, जो मानव का हृदय होता है, ऐसे दिल जैसा बना सकते हैं आप लोग इसको ऐसे। तो मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है वो टोटल होती है 4। 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले को हम लोग आलिंद कहते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, और नीचे वाले को हम लोग निलय कहते हैं। तो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? अब हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या होता है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि क्या होता है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि के बारे में बोला जाए तो इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं विषम स्रावी ग्रंथि। विषम स्रावी ग्रंथि कह सकते हैं। विषम स्रावी ग्रंथि क्या होता है दोस्तों? वैसा ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी हो और बाह्य स्रावी भी हो। तो हमारे शरीर में इस तरीके के जो ग्रंथियाँ होती है वो केवल 3 होती है। केवल कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन से 3 होती है? तो सबसे पहला हमारा है वृषण, जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है हमारा। फिर है अंडाशय, ठीक है, और एक है अग्नाशय। एक क्या है? अग्नाशय। तो ये 3 जो है हमारा वो हेट्रोक्राइन ग्रंथि कहलाते हैं। तो इसमें से जो भी आंसर मैच करेगा यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ऐसे देखा जाए तो वात रंध्र से भी गैसों का आदान प्रदान होता है, रंध्र से भी होता है, जड़ों की सतह से भी होता है। लेकिन हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई नहीं जो आंसर ऑप्शन है ये पूरे ऑप्शन के आंसर को चेंज कर देगा। अगर यहाँ रहता इनमें से सभी तो हमारा आंसर डी होता, लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो हमारा आंसर होगा रंध्र, क्योंकि वात रंध्र में भी रंध्री है और जड़ के सतह में भी हमारा रंध्री होता है, अलग से नहीं होता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रंध्र। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन किसे कहते हैं? तो पुरुष हार्मोन हम लोग टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया कहाँ होती है? तो किण्वन क्रिया होती है ईस्ट में। कहाँ होती है? ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब प्रकाश कब होगा? प्रकाश दिन में रहेगा, सूर्य दिन में निकलेगा, तो आंसर होगा हमारा दिन में। आगे, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? टिंचर आयोडीन विलयन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन को एथिल अल्कोहल में हम लोग घोल देते हैं। एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल में घोलते हैं तो जाकर टिंचर आयोडीन बनता है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में जो अम्ल पाए जाते हैं वो किस प्रकृति के पाए जाते हैं? तो वो संतृप्त होते हैं। संतृप्त करने का मतलब है कि डालडा में जो कणों में कार्बन कार्बन के बीच संरचना जो होती है
वो सिंगल बंधन का होता है, सिंगल बंधन का, कार्बन कार्बन के बीच जो संरचना है वो सिंगल बंधन का होता है, इसीलिए इसको लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आगे आते हैं, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक क्या है? अगर प्रोपेनोन को देखा जाए, प्रोपेनोन तो लास्ट में आ रहा है ओन, ONE, ओन। तो अब ओन जो होता है हमारा वो कीटोन, कीटोन का क्रियाशील मूलक है। किसका है? कीटोन का। किसका है? कीटोन का। तो अब कीटोन का जो संकेत होता है वो C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन का ये खुला हुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इथिलीन है। इथिलीन क्या है? इथिलीन एल्केन तो नहीं होगा, एल्काइन भी नहीं होगा। एल्केन सिंगल बंधन का होता है और ये डबल बंधन का होता है। अब इथिलीन होता है हमारा, सॉरी, एल्काइन ट्रिपल बंधन का होता है, इथिलीन होगा हमारा डबल बंधन का। अब इथिलीन क्या है? तो पैराफिन बोलते हैं संतृप्त वाले को, यानी एल्केन को। अब असंतृप्त जो एथिलीन हमारा वो असंतृप्त है, इसको हम लोग ओलिफिन कहते हैं। ओलिफिन हमारा आंसर जो होगा, हमारा जो आंसर होगा वो ओलिफिन होगा। क्या होगा? ओलिफिन होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन के बारे में मैंने सबसे पहला क्वेश्चन में बताया था। जीवाश्म ईंधन यानी जो पौधों और जंतुओं के शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के जमीन के अंदर दब जाने से बहुत समय के बाद जो बनता है ईंधन, उसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लेकिन इनमें से जो हमारा बायोगैस है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम भी बहुत समय के बाद बनता है, प्राकृतिक गैस भी, और कोयला भी। बायोगैस अपशिष्ट पदार्थ को कुछ ही दिनों में रखने के बाद बायोगैस बनती है, जिसको लोग बायोगैस कहते हैं। गोबर गैस वगैरह सब इसी में मिक्स होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध क्यों बनाए गए थे? तो ये है बिजली के उत्पादन के लिए। किसके लिए? बिजली के उत्पादन के लिए, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन न त्याग करने वाला जो तत्व होता है वो धातु है, सॉरी अधातु है। तो अब अधातु कौन है? तो अधातु सोडियम धातु होता है, मैग्नीशियम धातु होता है, लोहा भी धातु होता है। हमारा अधातु है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा। संयोजी इलेक्ट्रॉन करने का मतलब है बाहरी कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होना। तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, यानी 2, 8 और 1। एल्युमिनियम का होता है 13, यानी 2, 8, 3। सिलिकॉन का देखा जाए तो होता है 14, 2, 8, 4। और फास्फोरस का देखा जाए तो होता है 15, यानी 2, 8, 5। सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो ये सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 3 है, 1 है, 4 है, 5 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा 5 सबसे अधिक किसमें है? फास्फोरस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांतें होती है? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांतें होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या कराता है शरीर के अंदर? तो हृदय का स्पंदन, हाँ ये भी कराता है। शारीरिक संतुलन, हाँ ये सारा काम तो मस्तिष्क का ही संभालता है। सोचने की क्रिया भी मस्तिष्क का है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा हमारा, सभी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन है? किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा कॉकरोच। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन पच रहा है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उस शरीर को भोजन को पचने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है और भोजन बनता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रियाएं हो रही है, टूट रही है, तो हम लोग इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है? उपचयन अभिक्रिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन पे। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय को क्या कहते हैं? तो फल कहते हैं, उसको हम फल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो हो जाएगा XX जो हमारा है वो लिंग गुणसूत्र होते हैं स्त्रियों में, और पुरुषों में XY होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी नंबर होगा। मृतोपरजीवी का उदाहरण है। कौन है मृतोपरजीवी? यानी मृत अपशिष्टों से वो अपना जीवन चलाता है, पोषण करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गोबर छत्ता। क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता। गार्ड कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका यानी जो पौधों में रंध्र होते हैं, रंध्र के दोनों तरफ कोशिकाएं होती है इस तरीके से, जिसको हम लोग गार्ड कोशिका कहते हैं। तो गार्ड की कौन सी कोशिका जो है कौन सी भित्ति जो है मोटी होती है? तो ऑप्शन है भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी।
नहीं, भीतरी कोशिकाएं जो है वो मोटी होती है और बाहरी कोशिकाएं पतली होती है। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अधातु निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ये छूट गया यहाँ पे, कौन सा होता, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक अधातु एक ही है केवल, वो है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैटरी में कौन सा अम्ल है? बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? तो बैटरी में हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना नहीं, कली चूना, इसको हम बोलते हैं कली चूना। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। ठीक है, इसको जल चूना भी कहते हैं हम लोग, या बोझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको हम लोग, CaOH का होल 2। ठीक है, CaOH का होल 2। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आयोडीन युक्त नमक क्या है? आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो ये है NaClIO3। ये है आयोडीन युक्त नमक। नमक में पोटेशियम आयोडेट, क्लोरेट नहीं, आयोडेट का मिश्रण को हम लोग बोलते हैं आयोडीन युक्त नमक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, ये क्वेश्चन पहले भी करा हम लोगों ने, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और अद्र हाइड्रेट होना जरूरी है। सूत्र मैंने बताया था CaSO4 डॉट हाफ H2। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो है वो गंधीय सूचक है, गंध बदलता है ये अपना। आगे, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव क्या है? घरेलू गैस में जो LPG इस्तेमाल करते हैं उसका मुख्य अवयव है हमारा ब्यूटेन होता है उसमें। कार्बन 60 फुलेरिन की आकृति निम्न में से किसके जैसी होती है? तो ये फुटबॉल की जैसी होती है, फुटबॉल की जैसी। आगे आते हैं। लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस के आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? तो लेंस का आवर्धन जो होता है दोस्तों, जो आवर्धन होता है वो ऊंचाई और नीचे ऊंचाई, ऊपर में प्रतिबिंब ऊंचाई और नीचे में वस्तु की ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई भी हमारा सेंटीमीटर में और नीचे भी हमारा सेंटीमीटर कट जाएगा, ये मात्रक विहीन होता है हमारा। ठीक है, मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? यूरिया कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो 2%। यूरिया जो है मानव मूत्र में 2% पाया जाता है। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, सॉरी भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, गर्भाशय में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो नीला प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जमीन पे अगर हम लोग हैं तो जमीन पे वायुमंडल है और वायुमंडल के कारण नीले रंग का विकिरण ज़्यादा होता है, जिस कारण नीला रंग दिखता है। लेकिन आकाश में क्या है, अंतरिक्ष में क्या है कि हवा नहीं होता, तो नीले रंग का विकिरण नहीं हो पाता, वो अंतरिक्ष काला दिखता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्या करा? गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ, ये प्रवर्तक पृष्ठ है। प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा, ये जो वृत्ताकार सीमा रेखा है को क्या कहते हैं हम लोग? इसको क्या कहेंगे? तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का द्वारक कहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो किस दर्पण में होगा? सीधा बनाने के लिए यानी आभासी, तो एक तो समतल दर्पण दूर वालों को सीधा बनाता है। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा उत्तल, इसमें भी आभासी बनता है, यानी दूर रखने पर हमारा सीधा बनेगा। तो दो ही को है, दूर रखने पर समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण कहा गया, या तो समतल अथवा उत्तल, ये हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से बनता है और इसमें समानांतर किरण इधर कटती है, तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगा। आगे बढ़ते हैं, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ये तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा ही छोटा प्राप्त होता है। आगे,
प्रकाश का प्राथमिक वर्णक क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्णक क्या है? इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा? तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो प्राथमिक वर्णक जो होता है हमारा वो नीला होता है, हरा होता है और लाल। ये तीनों हमारे प्राथमिक वर्णक होते हैं। ऑप्शन होना चाहिए था इसमें से सभी। क्या होना चाहिए था? सभी। तो हमारा सभी वाला आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन को दर्शाता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन यानी ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, आगे आते हैं। लेक्टेक सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? लेक्टेक्स जो है वो एक तरीके का उत्सर्जी पदार्थ होता है लेक्टेक्स। ये कहाँ पाया जाता है? जल्दी से बताएं कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो जो दोस्तों लेटेक्स होता है हमारा, जो लेटेक्स होता है वो गाढ़ा और दुधिया रंग का, दुधिया यानी सफ़ेद रंग का पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है ये? पौधों का उत्सर्जी पदार्थ यानी पौधों के लिए बेकार पदार्थ है। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कर लेते हैं? रबड़ बनाने में कर लेते हैं, रबड़ बनाने में। और ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये पीपल के पेड़ से भी उत्पन्न होता है, पीला कनेर से भी और बरगद से। ये तीनों जगह से पाए जाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष करने का मतलब है निकट में तो दिखेगा, दूर में नहीं दिखेगा। तो दूर में देखने के लिए हम क्या करेंगे? अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, आगे आते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/1, इसी को बोलते हैं हम लोग डायोप्टर। आगे आते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अच्छा, इसमें तो ऑप्शन मिक्स छूटा हुआ है। तो 1 किलोवाट घंटा का मैं बता दूं, 1 किलोवाट घंटा का बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, इसको हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक यूनिट भी कहते हैं, एक यूनिट। ठीक है, आगे आते हैं। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कहाँ पे? प्रकाश का चाल सबसे कम कहाँ पे होता है? जहाँ पे कणों की संख्या सबसे कम होगी, यानी निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे सॉरी निर्वात में नहीं, कणों की संख्या पर ध्वनि निर्भर करता है। ये हमारा गलती हो जाएगा आंसर। कहाँ गया? एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट और रुक जाएंगे, बस हो गया है। आइए वापस हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट और। प्रकाश की चाल जो है कहाँ पे न्यूनतम होगा, हम लोग को ये पता करना है। तो प्रकाश की चाल वहाँ पे न्यूनतम होगा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा है। भीड़ ज़्यादा कहाँ पर है? भीड़ ज़्यादा, कणों की भीड़ ज़्यादा होती है कांच में। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कहाँ होगी? कांच में। ठीक है दोस्तों, और ध्वनि की चाल भी अधिकतम कहाँ होगी? कांच में ही होगी। प्रकाश चाल न्यूनतम कहाँ होगी? कांच में होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? किस लेंस की फोकस दूरी, यानी लेंस को यहाँ पर, लेंस को बीच में रखने के बाद इधर आके कटे प्रकाश, इधर कटे, तो ये कौन सा हमारा लेंस होगा? ये हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा क्या है? ऑप्शन है 20%, बी है, ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 78%, डी ऑप्शन है 0.3%। तो हमारा सही सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा 78%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है पहला कोयला, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सूर्य का प्रकाश। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक
किसने लिखी? तो ये हमारा ऑप्शन दे रखा है ऑपेरिन, लेमार्क, डार्विन और इसको नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन ने लिखी ये बुक। आगे आते हैं। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के अणु में परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। तो अगर ओजोन का सूत्र देखा जाए तो वो होता है O3, यानी ऑक्सीजन के एक परमाणु में 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो आंसर हो जाएगा 3 वाला हमारा आंसर। आगे आते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान। आ जाते हैं। परिशेषिका हिस्सा कहाँ है? परिशेषिका हिस्सा कहाँ? परिशेषिका मतलब वैसा हिस्सा, शरीर का वैसा हिस्सा जो अब इस्तेमाल में नहीं आता, अवशेषीय अंग जिसको कहते हैं हम लोग। तो अवशेषीय अंग में हमारा बस एक ही है और वो है अपेंडिक्स। और वो कहाँ होता है? वो आहार नाल का हिस्सा है। वो कहाँ का हिस्सा है? आहार नाल का हिस्सा है। आते हैं अगला। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा और हमेशा मांसाहारी ही रहेंगे। क्या रहेंगे? मांसाहारी रहेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ करने का मतलब है कि वैसा पदार्थ जिनको कुछ दिनों तक के लिए वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो वो कौन सा होगा? तो देखिए, जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है उसमें प्लास्टिक, इसका जैव घटन नहीं होता है। डी नंबर ऑप्शन में शीशा, जिसका जैव घटन नहीं होता है। सी नंबर में स्टील, जिसका जैव घटन नहीं होता है। और ए नंबर में घास का भी हो जाता है, पुष्प जो होता है चमड़ा का भी हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन। किसी विद्युत बल्ब पर अनुमतांक जो है वो 220 वोल्ट पर 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी? उपयुक्त शक्ति क्या होगी? तो हम लोग देखते हैं क्या होगी। तो अगर आपको शक्ति का फार्मूला याद है, तो P बराबर फार्मूला होता है V²/R। तो यहाँ से R वाला जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा V²/P। तो दोनों केस के लिए ये अगर लेते हैं, ये वाला एक केस के लिए और दूसरा केस के लिए ये, दोनों में तो प्रतिरोध बल्ब का वही रहेगा जो रहेगा, ताकि बल्ब तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग। तो अगर इस हिसाब से फार्मूला देखा जाए हमारा, तो ये पहला बल्ब के लिए और ये दूसरा बल्ब के लिए, ये पहला बल्ब के लिए और एक दूसरा बल्ब के लिए। अब आते हैं इस पर वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला बल्ब का जो वोल्ट है वो है 220, ये 2 बार हो जाएगा 220, डिवाइड बाय जो पावर है वो है 100। जो पावर है वो कितना है? वो है 100। उसके बाद इक्वल करेंगे और इक्वल करके दूसरे बल्ब का जानकारी लिखेंगे। दूसरे बल्ब का जो वोल्ट है वो है 110 2 बार, और इसका पावर निकालना है हम लोगों को। ये हम लोग का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 11 से 2 बार में और ये 11 से 2 बार में, ठीक है। अब बच जाएगा क्या? ये P 2 दूना 4, 4P और 10 गुना 10 यानी 100, ठीक है। तो पावर बराबर कितना हो जाएगा? 100/4 यानी 25 वाट। पावर कितना हो जाएगा? 25 वाट, यानी डी नंबर आंसर हमारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का अगर सूत्र देखेंगे दोस्तों तो ये मिलेगा RA/L। अब R का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, A का होता है मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, और ये मीटर, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम बचेगा और मीटर बचेगा, यानी ओम मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए नंबर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हो तब कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है? मतलब उनमें से समान रहती है, ये पूछ रहा है। श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो कौन सी भौतिक राशि उनमें से, यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों डाउट हो गया है, ये टाइपिंग थोड़ा सा गलत हो गया। कह रहा कि कौन सी जो राशि है वो सब में बराबर मात्रा में होगी। जब कोई भी प्रतिरोधक, बहुत सारे प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कौन सी जो राशि है सब में बराबर मात्रा में जाएगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा वो विद्युत धारा। विद्युत धारा जब इसमें जाएगा तो जितना विद्युत धारा इसमें जाएगा पहला प्रतिरोध में, उतना ही दूसरा प्रतिरोध में भी, उतना ही तीसरा प्रतिरोध में भी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अनवीकरणीय ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा जो अनवीकरणीय है, यानी दोबारा से नहीं बनाया जा सकता?
कौन सा ऊर्जा है जिसे दोबारा से नहीं बना सकते? महासागरीय ऊर्जा जो होता है वो ज्वार भाटा से बनता है, जो कि बार बार आते रहते हैं, तो इसको हम लोग खत्म नहीं कर सकते, ये बार बार मिल जाएगा। सौर ऊर्जा, ये प्रतिदिन जब तक सूर्य है तब तक मिलेगा। पवन ऊर्जा भी जब तक पृथ्वी चल रहा है तब तक पवन ऊर्जा मिलेगा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा ये अनवीकरणीय है, इसको दोबारा से प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। अनवीकरणीय मतलब दोबारा से नहीं बनाए जा सकने वाले स्रोत है। कौन से स्रोत है? तो वह है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगला। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन अधातु, लेकिन यही पूछता धातु तो हमारा आंसर होता पारा। ठीक है, अगर धातु पूछता तो आंसर होता पारा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो आवर्त की बात करें तो पीरियड टेबल में जो पीरियड टेबल होता है हम लोग का, आवर्त इस तरीके से लाइनिंग वाला होता है। तो इस तरीके से अगर लाइनिंग देखा जाए तो ये लाइनिंग टोटल होते हैं 7, तो आवर्तों की संख्या हो जाएगी 7। अगर वर्गों को पूछता इस तरीके वाला तो आंसर होता 18। ठीक है, वर्ग पूछता तो 18। पेंटेन के कितने संरचना समवायी संभव है? पेंटेन के कितने संरचना समवायी संभव है? तो पेंटेन यानी 5 कार्बन, एक संरचना तो ये बिल्कुल इस तरीके से संभव पॉसिबल है, एक संरचना बिल्कुल इस तरीके से पॉसिबल है, और एक संरचना इस तरीके से पॉसिबल है। तो ये 3 प्रकार के संरचनाएं पॉसिबल है पेंटेन के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा 3। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो दही दूध से बनता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होते हैं, दूध में लैक्टोबैसिलस होते हैं, तो सब लैक्टिक से संबंधित है, यानी लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है ताकि वो हवा या नमी से रिएक्शन ना कर पाए? तो हमारा होगा इसमें सोडियम। सोडियम अति क्रियाशील है, इसको बचा के रखा जाता है। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, कौन सा चीज बनेगा? जल अपघटन कराया जाए अगर C3 का जल अपघटन कराया जाए तो क्या बनेगा? तो जल अपघटन कराने से बनता है मीथेन और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मीथेन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो मीथेन बनेगा हम लोग का यहाँ पे। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, तो वो सोना। सोना के लिए अम्लराज क्या किया जाता है? अम्लराज क्या होता है? वो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। HCl को हम लोग 3 भाग लेते हैं और HNO3 को हम लोग 1 भाग लेते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरण करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा। जो हमारा सोलर होता है, सोलर प्लेट होता है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है, तो विद्युत धारा हो जाएगा हमारा आंसर डी नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मेगा एम्पियर के बराबर होता है। 1 मेगा एम्पियर किसके बराबर होता है? ये हम लोग को निकाला। मेगा एम्पियर नहीं हुआ, सॉरी, ये बड़ा एम गलती से लिखा हुआ है। 1 मिली एम्पियर होगा। मिली एम्पियर कितना बराबर होता है? तो मिली का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 3 10 के पावर -3 एम्पियर, यानी ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो दोस्तों अम्ल पाया जाता है वो होता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल सामान्य नाम है। इस अम्ल का अगर आईपीएसी नाम देखा जाए तो इसका नाम होता है मिथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक दोस्तों इसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन के साझा से बनता है। तो अगर NaCl को देखा जाए तो Na+ और Cl- यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना। कैल्शियम क्लोराइड में भी कैल्शियम प्लस और Cl- होता है। इसमें भी सोडियम प्लस और O2- होता है, लेकिन मीथेन में कार्बन प्लस और H- नहीं होता, ये गलत है। ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, ये सेशन समाप्त हुआ। 2022 के में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनका तैयारी अच्छे तरीके से हो सके, और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले अगले वीडियो के लिए
आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।